आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत विभव एवं संधारित्र के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कब से कब तक 2009 से 2024 तक पूछे गए। तो क्वेश्चन मैक्सिमम तो रिपीट टेलीकास्ट ही होता है, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी ऐड हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा तो ऐड हुए ही होंगे। तो चलिए देखते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। अपनी कहानी में सबसे पहला क्वेश्चन जो 2024 से पूछा है आपको 2 मार्क्स के अंदर, क्या पूछा है? 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, कहां से 10 से 20 कर देने पर उनकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी? तो चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। C बराबर आपको देके रखा है 6 माइक्रोफैराड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ये डेसी सेंटी मिली माइक्रो की कहानी हमेशा याद रखना है, उसके भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है। चलिए, तो कहां से लेके गया है? V1 ले सकते हैं। V1 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल्स टू कितना? 20 वोल्ट देख के रखा है। कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि, मतलब ये पूछ रहा है डेल U, मतलब U2 माइनस U1। वोल्टेज बढ़ा तो U2, V2 के लिए U2 और U1 किसके लिए? V1 के लिए। तो अपने को पता है फॉर्मूला कौन सा? C और V के रिलेशन, ऊर्जा का क्या फॉर्मूला था? हाफ CV²। बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं, ये होता है ना एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV²। इस वाले फॉर्मूले को लगा डालते हैं, तो डेल U, डेल का U इक्वल्स टू U2 माइनस U1। U2 बोले तो हाफ CV1 का स्क्वायर, सॉरी U2 है ना, तो V2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हाफ CV2 का स्क्वायर माइनस हाफ CV1 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे? 1/2, C को कॉमन ले लेंगे तो यहां से मिलेगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। 1/2 का 1/2 रख लिए, C का भी नहीं पुट करते हैं, V2 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। इसको बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं। V1 का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर कर दिए, ये हो गया 1/2 C, ये हो गया 400 माइनस 100, ये हो गया 1/2। अब C की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि आप तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो C बराबर कितना? 6 इंटू 10⁻⁻6 और आ गया 300। सही है। अब यहां से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 3। तो इसको जो ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना? 3 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको लिख सकते हैं कितना? 900 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब ये लिखना चाहिए, ये लिखिए, अदरवाइज और क्या लिख सकते हैं इसको? आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कितना? 9 इंटू 10⁻⁻4 जूल। आसान था, तो इसका आंसर क्या होता? 9 इंटू 10⁻⁻4 जूल। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल जो भी ऑब्जेक्टिव वाला भी न्यूमेरिकल में डाल के रख सकता है, जैसे यही क्वेश्चन कभी हो सकता है कि इसको ऑब्जेक्टिव में रख दे, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। अगली कहानी अपनी है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दूसरा कह रहा है एक संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है? ये कब पूछा था? 2023 में पूछा था और 2014 में पूछा है 1 मार्क्स के अंदर। तो हम लोग को पता है संधारित्र की धारिता के लिए C इक्वल्स टू क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन होता है। तो सबसे पहले ये समानुपाती किसके? एप्सिलॉन नॉट के, मतलब माध्यम के। तो कह सकते हैं प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यदि माध्यम के लिए बात करते तो इसी की कहानी क्या हो जाती? एप्सिलॉन M A डिवाइडेड बाई D। या इसी को और लिखना चाहते तो हम लोग लिखते सेम कहानी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ओके, तो प्लेटों के बीच के माध्यम पे। दूसरा समानुपाती किसके है? एरिया के, क्षेत्रफल के। तो कह सकते हैं चालक प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके? D के। D क्या होता है? 2 प्लेटों के, जैसे ये 2 प्लेट्स है ना,
इसका क्षेत्र और ये जो अपना प्लेट लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल को ए कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को डी कहा जाता है। बच्चे बच्चे को पता है। ओके, तो कह सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी पर। तो यहां से यदि लिखना चाहते तो ऐसा हम लिख सकते थे सी समानुपाती होता है ए के और सी व्युत्क्रमानुपाती होता है डी के और सी जो होता है समानुपाती होता है माध्यम के, कह सकते हैं सिंपल सा के के। ओके, तो ये पूछा तो दो ही है, यहां तीन है, तो जो आपको पसंद हो वो लिख लेना है, कोई तीन नहीं लिखना है क्योंकि दो ही पूछा है तो दो ही लिखना है। तो ये याद रखने के लिए तीनों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे की कहानी की ओर चलते हैं। कह रहा है विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखे। ओके, कि विद्युत विभव क्या होता है, 2022 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी इससे पिछले वाले वीडियो में भी आपको मिला होगा। ओके, तो कह सकते हैं किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, मतलब ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आप किसी आवेश को अनंत से लेके किसी बिंदु तक लेके आते हैं तो विद्युत बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य, ठीक है, इकाई धन आवेश को लाने के लिए, किसको, एकांक धन आवेश या इकाई धन आवेश को लाने के लिए, तो वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। जब अनंत से लेके किसी बिंदु पे आते हैं तो अब विभवांतर क्या होता है, किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जो कार्य करना पड़ता है इकाई धन आवेश को, वहां पर भी विद्युत क्षेत्र में ही करना पड़ता है और विद्युत बल के विरुद्ध ही करना पड़ता है। ओके, तो सिंपल सा कह सकते हैं कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपल सा ये मान लो एक आवेश है Q, ठीक है, अब अनंत यहां है कहीं पे बहुत दूर, यहां से चाहते हम इस ए बिंदु पर किसी आवेश को लाना, तो चलो मान लो यहां नहीं यहीं अनंत, तो इसके यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस आवेश के कारण किस तरफ होगी, इस तरफ, और आपको लेके आना, मान लो ये यहां नहीं है, लो सीधा सीधी रखते हैं, इनफाइनाइट कहां है, यहां है, मान लिया, मान लो इनफाइनाइट यहां है। अब आवेश को यहां से इस डायरेक्शन में लेके जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके कारण इस तरफ, तो विद्युत बल जो लगाना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यही होगा ना। तो धन आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र में यदि धन आवेश को रखोगे तो उसके ऊपर जो बल लगता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो इसलिए कहते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध, तो कह सकते हैं किसी बिंदु विद्युत विरुद्ध लाने में जो कार्य करना पड़ता है। ओके, तो ऑलरेडी ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो या फॉर्मूले की बात करें तो विद्युत विभव जो होता है कार्य बटा आवेश, और इसको याद रखेंगे विद्युत विभव V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज W अपॉन Q। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्योंकि बार बार इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा, उम्मीद करते हैं समझ में आया। अब विद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, ये ध्यान रखना है, इसलिए जब भी दो तीन आवेशों के कारण विद्युत विभव पूछा था सबको जोड़ दो, प्लस माइनस का झंझट नहीं, प्लस माइनस का झंझट है, ठीक है, डायरेक्शन का झंझट नहीं है। ओके, अब इसकी यदि मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब इसका जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोला जाता है, तो जूल पर कूलम कहिए या वोल्ट कहिए। यदि हम लिखना चाहे इसको न्यूटन के टर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जूल पर कूलम, जूल को कहा जाता है न्यूटन मीटर और कूलम, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो सबको ध्यान में रखने का है। ओके, अब इसकी विमा की बात की जाए तो विमा कितनी, इतनी, याद तो करना नहीं है, करना क्या है, सबका न्यूटन का होता है MLT-2, मीटर के लिए होता है L और कूलम के लिए होता है A का T, तो ये हो जाएगा ML2T-1A1 MA-1, अच्छा हाँ यहाँ पर -1 होगा ना, तो ये सॉरी तो इसकी कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा, -1 तो मतलब कह सकते हैं T यहाँ -2 और ये -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, कूलम का AT और -1 पावर था, -1 चढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा -A -T, सबको सॉल्व करेंगे हो जाएगा ML2, L यहाँ एक L यहाँ, ML2T -2, यहाँ से -1 -3 और A -1,
तो डायमेंशन इस तरीके से याद रखना है। और कह सकते हैं ये तो पक्का वाला याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा कि विद्युत विभव का मान अनंत पे क्या होता है, क्या होता है, शून्य होता है, याद रहेगा। चलिए, तो जितना भी चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ ये सब ऐसा नहीं कि नहीं नोट करना है, सारे के सारे चीजों को नोट करना है, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा टफ काम है। तो इसको याद नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला तो याद करना मजबूरी है, याद करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फटाफट निकाल लेंगे। ठीक है, सब ठीक है। चलिए, कह रहा है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। किसी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं। तो सिंपल सा कह सकते हैं धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। अतः चालक की धारिता से अभिप्राय है चालक द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता। ओके, तो कह सकते किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात हो। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण आवेश दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। या सिंपल सा कह सकते हैं विद्युत धारिता आवेश बटा विद्युत विभव, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये याद रखना कंपलसरी है। फॉर्मूला जितने भी आते हैं सबको याद रखिए, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव वाले में सारे फॉर्मूले ऑलरेडी पहले से दिए जा चुके हैं। तो C इक्वल्स टू क्या याद रखना है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q क्या है, आवेश है, अब V क्या है, विद्युत विभव है। ओके, अब कह सकते हैं इसके मात्रक की, मात्रक बार बार पूछा जाता है, फैराड होता है इसका मात्रक, और फैराड का मतलब होता है कूलम पर वोल्ट। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। अब विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। नेक्स्ट, इसके विमा की बात करें, विमा फिर से निकालना पड़ेगा। तो कूलम्ब पर वोल्ट, अभी कूलम्ब का क्या होता है, AT। चलो वोल्ट का अपने को नहीं पता है, वोल्ट का फॉर्मूला तो पता है, अभी जस्ट पीछे निकाले थे ना। V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन विद्युत विभव बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। तो W अपॉन Q के हिसाब से यदि हम चलते तो इसको ये लिख सकते थे कूलम्ब W अपॉन Q पे पावर कितना, -1। तो वर्क अपॉन चार्ज, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, V के लिए क्या हो जाएगा, यही लिख लेते हैं C, और Q का हो जाएगा W बाई Q। तो ये अपना हो जाएगा कितना, ये अपना चार्ज के लिए ही था ना, चलो ये इसको Q कर लेते हैं, ये भी अपना Q। तो यहाँ Q स्क्वायर बाई W। ठीक है, तो यहां से Q स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, और W पे पावर, W क्या होता है, ML2T माइनस 2 पे पावर कितना, ये ऊपर जाएगा तो -1। ये अपना हो जाएगा M-1 L -2 T, यहां से प्लस हो गया, यहां से प्लस हो गया, T4 और A2। M-1 L -2 T4 A2। तो याद रखना किसको है, फॉर्मूला को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बिना याद किए कुछ होने वाला है, फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है। इसलिए ऑब्जेक्टिव वाले में जाके पक्का वाला फॉर्मूले का लिस्ट पूरा बनाइए, सामने चिपकाइए और बराबर उसको पढ़ते रहिए कि फॉर्मूला याद रहे, जिससे आप किसी भी चीज को पूछेगा निकाल सकते हैं। तो C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, V इक्वल्स टू अभी जस्ट पीछे पढ़े थे क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, W बाई Q। तो W बाई Q इसको सॉल्व किया तो Q स्क्वायर बाई W। अब Q की वैल्यू डायमेंशन होता है 80, 80 का स्क्वायर कर दिया, W चूंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो W का होता है ML2T - 2। W क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया, नहीं आया, आएगा। तो M-1T - 2 T4 A2। ठीक है, और धारिता भी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक, तो इन सब चीजों को अच्छे से समझिए, याद रखिए। यहाँ 2 मार्क्स से मेरा तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनने चाहिए, इस 2 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव भी पूछे तो भी बनना चाहिए। ठीक है, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है C धारिता वाले संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया जाए तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। C इक्वल्स टू हाफ U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में कई बार यूज कर चुके हैं, उसी को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। यदि विभवांतर V के विरुद्ध स्थानांतरित आवेश dq हो, मतलब V विभवांतर के विरुद्ध हम dq आवेश को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे तो लेके जाने में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा।
तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, क्योंकि छोटे से आवेश को लेके जा रहे हैं तो छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो डी क्यू इक्वल्स टू, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ना, V इक्वल्स टू क्या होता है, W बाई क्यू। तो यहाँ से W इक्वल्स टू लिखते तो क्या लिखते हैं, V क्यू। और चूंकि छोटा काम है तो डी डब्ल्यू, छोटे से आवेश को लेके जा रहे हैं V विभवांतर के ऊपर, तो V इंटू डी क्यू। V बराबर ऑलरेडी हमको क्या पता है, V बराबर हमको पता होता है, देखो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी पता है, तो यहां से V बराबर लिखते तो क्या लिखते, क्यू बाई सी। तो V बराबर क्यू बाई सी लिख लिए, कोई दिक्कत, ऑलरेडी पढ़ चुके फॉर्मूले को, इंटू डी क्यू। अब टोटल यदि हमको क्यू चार्ज को लेके जाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से Q तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से Q तक, और Q बाई सी V बराबर इतना D इंटू क्यू। अब C क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, यहां पे इसको यदि हम लिखते तो क्या लिखते, 1 बाई सी इंटीग्रेशन Q डी क्यू, कहां से, 0 से Q तक, ओके। और फॉर्मूला पता हुआ x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन का क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। यदि इंडिफिनिट रहता है और डिफिनिट रहेगा तो कोई कांस्टेंट रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 बाई सी, और q पे पावर कितना है, कुछ नहीं तो मतलब 1, तो q पे पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, कहां से, 0 से q। उसी चीज को यहां हमने लिख दिया, ठीक है। तो 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक लाइन को चिपकाना चाहे तो चिपका लेंगे, अच्छा रहेगा। और यहाँ से हो गया सिंपल सा। अब इसको इंटीग्रेशन है, अब इसके अपर लिमिट को पुट करेंगे, लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जो ही अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्यू की जगह पे स्मॉल क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू को पुट किया, माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2, और ऑलरेडी पहले बाहर क्या था, सी था 1 बाई सी, तो 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ओके। अब इस फॉर्मूले को यदि आप निकालिए तो जो भी फॉर्मूला चाहिए सब निकाल सकते हैं। अब यही जो एनर्जी होती है, ठीक है, किया गया यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्योंकि आप कोई काम करोगे तो जैसे मान लो यहाँ से इसको हम यहाँ पे मान लो इसके पास कुछ ऊर्जा है, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो कुछ कार्य किए ना, तो यहाँ पे ये पहुंचा तो इसके पास क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि इतना जो हमने काम किया वो इसमें स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो यही जो कार्य होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा। अब ये तो अपना निकल गया भैया, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसको हम 2-3 फॉर्मूला में और बदलेंगे। Q बराबर हम लोग को पता है C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो Q इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C भी लिखा जा सकता है। तो Q के जगह पे हमने C भी रखा, इसका स्क्वायर है। अब चूंकि ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये इसको जो ही सॉल्व करते तो ये कहा हो जाता है C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C 1 बाई 2। तो ये स्क्वायर से ये कट गया तो यहाँ से क्या बचता है, CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हम चाहते हैं अब C को बदलना, तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी ऑलरेडी पता है, तो C की जगह पे क्यू बाई वी रख दिए इंटू V स्क्वायर जस का तस। अब यहाँ से क्या कटेगा, इस V के साथ ये स्क्वायर कट जाए, क्या मिलेगा, हाफ क्यू भी। तो 3 फॉर्मूले याद रखने, मतलब याद तो नॉर्मली एक ही का जरूरत पड़ता है, हाफ CV स्क्वायर का, और यदि आपको कन्वर्ट करने आता है तो तीनों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c आया था, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा हाफ क्यू इंटू वी। सबको याद रखिए, जो गिवन रहेगा, जैसा गिवन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम को अंजाम देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझा पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहां तक पहुंचे हैं। चलिए आगे 2020 की कहानी। 2019 में क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब मान लिए क्या है कि यहाँ पे कोई Q आवेश रखा गया, तो इसके कारण क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, मतलब ये इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक बात है। अब A पॉइंट पे हमने मान लिया जो इसका विभव है वो V है, और B पॉइंट पे चौकी जितना आप आवेश के पास आओगे आपके विभव का मान बढ़ता जाता है, और आवेश से दूर जाते हैं तो क्या होता है, विभव का मान कम होता है। तब ना कहे जल लिखा हुआ था पीछे कि अनंत पे विद्युत विभव शून्य होता है, तो स्वाभाविक अनंत से कम पे रहेंगे तो कुछ विभव होगा, जो ही दूर जाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा, लड्डू। तो A पे विभव क्या है, V है, और B पे विभव क्या है, V प्लस dV, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो उसको हमने क्या बोलते हैं, dr। अब एक आवेश है जिसको हम A से B तक लेके जाना चाहते हैं,
तो हमको काम करना पड़ेगा, दूरी कितना dr, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन। अब बल कितना लगेगा इसके ऊपर, मान लो यहाँ पे यूनिट चार्ज को हमने रख दिया, इसको हम लेके जाते हैं Q नॉट को, तो बल क्या होता है याद होगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू Q इंटू ई। यदि Q नॉट को रखेंगे तो Q नॉट इंटू ई। तो चलिए अब कहानी में आते हैं। माना कि A और B दो बिंदु हैं जो dr दूरी पर है, ठीक है, उनमें क्रमशः V और dV का विभव है, ऑलरेडी फिगर में क्लियरिटी के साथ है लिखा हुआ। विद्युत क्षेत्र E में परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र E में परीक्षण आवेश Q नॉट को कहां पे A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है बल गुने विस्थापन। और बल किस तरफ लग रहा है इसमें, तो कह सकते हैं सिंपल सा, बल इसके ऊपर किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ठीक है, और विस्थापन क्या है इसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में। तो एक्चुअल कहानी क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है वेक्टर F डॉट S कह सकते हैं, या कह सकते हैं F S cos थीटा। और चूंकि F और dr दोनों के बीच में कितने का S, मतलब नॉर्मल फॉर्मूले में हम लोग S याद रखते हैं, यहाँ पे dr तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे F dr cos थीटा। ओके, F और dr के बीच का एंगल थीटा, तो कितना है F उस तरफ, मतलब एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, इसलिए ये हमारा बन जाता है -F dr। ठीक है, तो कह सकते हैं बल गुने विस्थापन F डॉट dr फॉर्मूला अपना होता है, चाहे तो वेक्टर के साइन के साथ भी लगाना चाहो तो लगा लो, वेक्टर के साइन के साथ लगा लिए, तो क्या हो जाएगा F डॉट F dr, और इसी को F इक्वल्स टू क्या होता है -Q नॉट इंटू ई dr, को पता है F इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है, तो -Q नॉट इंटू ई इंटू dr, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ऑलरेडी अपने को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन Q, तो W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं Q इंटू V या V इंटू Q, ठीक है, तो आवेश गुने विभव V इंटू Q, और आवेश कितना है Q नॉट है, और इन दोनों के बीच का विभव कितने का है, इन दोनों के बीच का विभवांतर कितने का है, एक V है दूसरा V प्लस dV है, तो दोनों को यदि माइनस करोगे तो V प्लस dV माइनस V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dV, तो दोनों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा dV हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से ये भी कार्य है ये भी कार्य है, तो ये इसके बराबर होगा, तो लिख सकते हैं Q नॉट इन E डॉट dr इक्वल्स टू Q नॉट इंटू V। अब Q नॉट से Q नॉट साफ, तो E इक्वल्स टू ये इस साइड चला जाएगा, तो E इक्वल्स टू माइनस dV बाई, याद होगा सेम फॉर्मूला आपको 2024 के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि E इक्वल्स टू 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही। तो कोई कहेगा इससे पहले नहीं पूछा था, भैया इससे पहले कैसे नहीं पूछा था, ये 2000 कब का 19 में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपको 2 मार्क्स को भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव वाले को 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब होता है कि dV बाई dr को कहा जाता है क्या चीज, पोटेंशियल रेट कह सकते हैं, या तो इसका जो डायरेक्शन होता है dV बाई dr को, इसको क्या कहते हैं विभव प्रवणता, dV बाई dr को क्या कहा जाता है विभव प्रवणता। तो dV बाई dr विभव प्रवणता ये भी एक सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है एक सदिश राशि होती है। तो इसकी दिशा जो dV बाई dr की दिशा होती है विभव प्रवणता की, पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो क्या होती है उल्टी होती है किसके, मतलब विपरीत दिशा में होती है विद्युत क्षेत्र के, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज होता है कि दोनों को बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको माइनस लगाओगे तब तो एक ही डायरेक्शन में आ जाए, क्योंकि ओरिजिनल में तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। ओके, तो आते हैं 19 के बाद, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनके परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। तो बराबर धारिता के 3 संधारित्र मतलब क्या है, C ऐसे, चलो C1 C2 C3 लिख लेते हैं, C1 भी किसके बराबर है C के, C2 भी किसके बराबर है C के, और C3 भी किसके बराबर है C के, तीनों मतलब बराबर है। ओके, कह रहा है बराबर संधारित्र के बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड होता है। तो जब श्रेणी क्रम की बात होती है, ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, यहां अपने को पता है सब वही सेम है,
तो ये अपना क्या हो जाएगा 3/c 1/cs। तो यहां से क्या पता चला CS इज इक्वल्स टू C/3 और कितना हो जाती है ऑलरेडी आपको दे के रखा है CS की वैल्यू कितनी 6 माइक्रोफैराड। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू CS। तो 3 इंटू 6 मतलब 18 माइक्रोफैराड। ये किसकी वैल्यू निकल गई C1 C2 C3 की। अब क्या कह रहा है अगर इन्हीं तीन संधारित को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी धारिता क्या होगा। समानांतर क्रम के लिए क्या होता है याद होगा होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 और सब बराबर है C प्लस C मतलब 3 इंटू C और 3 C की वैल्यू निकाल चुके 18। तो ये हो गया 54 माइक्रोफैराड। तो जो अपने को आंसर पूछा गया था ये हो गया अपना। ठीक है उम्मीद करते ये समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 54 माइक्रोफैराड। ठीक है ओके नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है इसके दो कोनों पर +3 नैनो कूलम के समान बिंदु आवेश रखे गए मतलब +3 नैनो कूलम का यहां भी रख देते हैं और यहां पर भी +3 नैनो कूलम का दो समान आवेश को रख देते हैं। ओके किसी 1 नैनो कूलम के परीक्षण आवेश को अनंत से त्रिभुज के तीसरे कोने तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। मतलब अनंत से कहां इस तीसरे कोने पे किसको लेके आना है +1 नैनो कूलम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है तो इसके लिए सिंपल सा इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा और इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं किया गया कार्य क्या हो जाएगा कुल कार्य क्या हो जाएगा अपना U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 या W लिख सकते हैं U लिखिए या W लिखिए एक ही बात है। तो ये अपना हो जाएगा किसके लिए पहले इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पहला के लिए करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 नैनो कूलम और 1 नैनो कूलम दोनों के बीच की दूरी कितनी है समबाहु त्रिभुज है तो स्वाभाविक सी बात है ये कितना होगा कह सकते हैं ये डिस्टेंस जो होगा ये इसको हम A बराबर लिख सकते हैं कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है चलो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A ही लिख लेते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये किसके दूसरे वाले के लिए तो 3 नैनो कूलम इंटू 1 नैनो कूलम डिवाइडेड बाई कितना 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 A दोनों में तो सब कुछ सेम सेम तो इसको सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो इसकी एनर्जी पूछ रहे हैं तो सबको नैनो को भी हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सिंपल सा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 10⁻, नैनो है मतलब -9 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻²। तो ये अपना हो गया कितना 2 से ये कट गया 10 ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइडेड बाई ये 3 के साथ 10⁻⁻1। ओके तो ये हो गया 27 इंटू 10⁻9 -18 और ये ऊपर जाएगा तो +1 ये हो गया कितना 27 इंटू 10⁻⁻8 जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻8 जूल। उम्मीद करते हैं समझ में आया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था 2018 में पूछा गया है। तो सिंपल सा ये भी सेम सेम है तो
दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया अपना। तो ये इसका क्या हो गया, लिख सकते हैं सिंपल सा, वर्क इक्वल्स टू 27 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ठीक बात। चलिए, ये हो गया 8वां क्वेश्चन जो पूछा है 2018 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या रहा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्लेट को 2 mm की दूरी पर रखने से बने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें। वायु का परावैद्युत माध्यम माना जाए। यदि इस संधारित्र को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले आवेश निकालने से पहले हमको ये करना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस की धारिता कितनी होगी। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी दे के रखा है 2 mm, तो मतलब डेसी सेंटीमीली 10⁻⁻3 मीटर। ओके, धारिता की गणना करें तो सी आपसे पूछा जा रहा है। सी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो 8.85 10⁻⁻12। एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई डी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, कट गया कितना 3। ओके, तो हो गया 15 5 1 8 24 1 25 के 5 2 24 25 26 26.55 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 12 4 16, 16 में से 3 गया तो -13 फैराड। तो इसका आंसर यदि आता है 5 अच्छा चार्ज भी तो है। चलिए, ये तो हो गया ऐसा क्या चीज, कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV। ये पहला धारिता की कहानी, ये हो गया फर्स्ट। ओके, और Q दूसरा में क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C मतलब 26.55 इंटू 10⁻⁻13 और V की वैल्यू कितनी है 200। तो ये कितना हो जाएगा 10 10 1 11 10 10 1 11 का 1 हो जाएगा। और फिर एक बच गया 12 1 13 का 3 1 2 2 4 1 5 और 2 के बाद है तो मतलब यहाँ पे लड्डू इंटू 10 पे पावर यहाँ से 2 चला गया -11। तो इसको लिख सकते हैं 5.31 इंटू 10 पे पावर -10 कूलम। 5.31 इंटू 10 पे पावर -10 कूलम। तो ये एक पार्ट ये इसका, ठीक है, ये और दूसरा पार्ट कौन सा, मतलब पहला पार्ट ये था कि धारिता की गणना करें, तो धारिता की गणना के लिए ये हो गया। और फिर क्या पूछ गया, आवेश भी पूछ रहा है, तो आवेश के लिए ये हो गया। तो यहाँ पे हमको दोनों आंसर देना चाहिए था। ओके, तो इसका पीडीएफ जो रहेगा उसके अंदर दोनों को मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया कैपेसिटेंस, ये हो गया आवेश। तो 2018 ये क्वेश्चन हो सकता है आने वाले टाइम में किसमें पूछे, आधा क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, और यदि पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, क्योंकि दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्या रहा है, एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में विद्युत विभव इतना हो तो x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अभी जस्ट फॉर्मूला डिराइव किए थे। E विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू होता है -dv बाई dx के टर्म में ना, तो dr लिखिए या dx लिखते हैं, क्योंकि ये x के टर्म में, यदि r के टर्म में होता r लिखते, y के टर्म में होता y लिखते, z के टर्म में होता तो z लिखते। तो -d और ये हो गया v की वैल्यू कितनी है 3 + 2x dx और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से हो जाएगा -2
इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू -2 वोल्ट पर मीटर, ये इसका, ये पूछ गया 2 नंबर में, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता था। तो -2 वोल्ट पर मीटर या -2 न्यूटन पर कूलम्ब, जिसमें भी चाहे, चलिए -2 वोल्ट पर मीटर में दिया आंसर। नेक्स्ट क्या रहा है, 3 संधारित्र को समानांतर क्रम में संयोजन के लिए परिणामी धारिता प्राप्त करे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 टाइप का संयोजन होता है। तो समानांतर, पहले श्रेणी क्रम की बात कर, श्रेणी क्रम में जब आप कैपेसिटर को जोड़ा जाएगा तो 2 टर्म पक्का वाला याद रखिए, फॉर्मूला तो याद रखना ही है। और दूसरा चीज याद रखिए, रखना है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश हर एक धारिता के ऊपर या संधारित्र के ऊपर, हर एक संधारित्र के ऊपर आवेश क्या होता है, समान होता है, जबकि वहां विभव अलग अलग होता है हर एक के लिए। लेकिन यदि समानांतर क्रम की बात करें तो यहाँ पे विभव समान होगा हर एक कैपेसिटर के लिए, अलग क्या होगा, आवेश। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और याद भी रखना, चाहे वो रेसिस्टेंस के केस में हो चाहे वो कैपेसिटर के केस में हो, याद रखना क्या है, सीरीज की केस की बात करते हैं, श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो आवेश या धारा की बात करें तो आवेश या धारा हर एक के लिए, रेसिस्टेंस की बात हो चाहे वो कैपेसिटर की बात हो, तो धारा का मान हर एक के लिए समान होता है जब श्रेणी क्रम की बात होती है, लेकिन विभव का मान अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग रहता है। उसी तरीके से समानांतर क्रम की बात करें तो यहाँ पे धारा अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो समान रहता है वो क्या होता है, विभव समान होता है। तो चलिए मान लो यहाँ से Q आवेश गया है तो इस साइड चला जाएगा क्या चीज, Q1। अभी जस्ट बोले समानांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है, तो यहाँ हो जाएगा Q3। लेकिन सबका विभव क्या होगा, इसका ही विभव भी, इसका ही विभव भी, इसका ही विभव भी, क्योंकि ये भी वाले से ही जुड़ा हुआ है, तीनों का तीनों का एक टर्मिनल किससे, इस प्लस से, या तीनों का दूसरा टर्मिनल किससे, इस माइनस वाले से। तो भी क्या रहने वाला है, समान। ओके, लेकिन आवेश क्या रहेगा तीनों के लिए, अलग अलग। तो इसी को लिख लेते हैं, प्रत्येक संधारित्र में विभव समान होता है, ये एकदम पक्का वाला याद रखेंगे। लेकिन किसमें, समानांतर क्रम में विभव समान होता है, वही श्रेणी क्रम में धारा या कह सकते हैं आवेश समान रहता है। चलिए, आवेश का वितरण जो होता है हम लोग जानते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू Q/V। अब V कांस्टेंट है तो कह सकते हैं जो Q होगा डायरेक्टली, Q जो होता है समानुपाती होता है C के, मतलब जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उस पर आवेश उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए कह सकते हैं आवेश का वितरण जो होता है धारिता के समानुपाती होता है। तो Q1 लिखते तो क्या लिखते, C1 इंटू V, कांस्टेंट हमारा C1 है। Q2 के लिए क्या लिखते, यहां से लिख सकते थे ना, Q इक्वल्स टू CV। तो Q1 के लिए C1 भी तो कांस्टेंट है, सबके सेम है, तो Q1 इक्वल्स टू C1 भी, Q2 इक्वल्स C2 भी और Q3 इक्वल्स टू C3 भी। अब चूंकि आवेश यहां से Q चला है तो Q ही कितने पार्ट में बटा है, Q ही बना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से, क्योंकि यही टूट के 3 जगह गया है ना। तो Q इक्वल्स टू क्या हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऑलरेडी Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, तीनों में कॉमन क्या है, V कॉमन, तो V को बाहर रख लिए, बाकी सबको रख दे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मान लीजिए कि इस तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर यूज करते हैं, एक सिंगल, जिसको हम लोग C इक्विवेलेंट कह सकते हैं या सिंपल सा पैरेलल, तो CP लिख सकते हैं इसका नाम। ठीक है, तो इस तीनों की जगह पे इसको, ये किससे जुड़ा हुआ है, V पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहां से भी चार्ज, जो कि तीनों के जगह पे सिंगल को यूज कर रहे हो, तो ये जो तीनों जो इतना काम एनर्जी स्टोर कर रहे थे, चार्ज स्टोर कर, उतना ही ये भी स्टोर करेगा, स्वाभाविक बात है, चार्ज भी वही यहां से जाने वाला है। ओके, तो यहां से यदि Cp तुल्य धारिता है तो Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, Cp इंटू V, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसका नाम हमने क्या रखता है, C इक्विवेलेंट या Cp रख दिए, तो Cp इंटू V। अब ये इसके अंदर बात के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Q है, यहाँ भी Q है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते थे ना, Cp V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, V से भी साफ, तो Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये हो गया किसकी कहानी, समानांतर क्रम की। तो श्रेणी क्रम का भी आप लोग पढ़ के रखिएगा, मतलब जो पूछा जाता है उसके आसपास जो है ना, मतलब एरिया, उसको भी थोड़ा सा देखते जाइए। जैसे इसमें पूछा समानांतर क्रम, नेक्स्ट टाइम पूछेगा श्रेणी क्रम, तो आपको पहले से पता होता है कि क्या पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। दूसरे प्लेट का कार्य होता है कि पहले प्लेट के विभव को कम करना। जिससे विभव कम होगा तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव। कौन सा आवेश, धन आवेश। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है, धन आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक बात है। तो इसका क्या काम है, सेकंड प्लेट का विभव को कम कर देना। ठीक है, मान लो जैसे ये वाला प्लेट है, यहां से चार्ज चला, ठीक है, यहां से मान लो पोटेंशियल इसका V1 था, चार्ज चलते चलते इसका पोटेंशियल को V1 कर दिया। तो दूसरा प्लेट का काम क्या है, इस V1 की वैल्यू को कम कर देना। जिससे कम हो जाएगा तो मतलब ये फिर से हाई हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, V2 अब हो गया कम होके, तो ये अभी कम हो गया, अब V1 ज्यादा है, फिर से आवेश आना शुरू हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, प्लेट के ऊपर आवेश का संग्रह बढ़ जाएगा। मतलब छोटा सा कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हो। तो कह सकते हैं दूसरे प्लेट एक कंडक्टर के रूप में कार्य करता है और पहले प्लेट के करीब होता है, या पहली प्लेट के विभव को कम करता है ताकि यह अधिक आवेश जमा कर सके और संधारित्र के आकार को समान रखते हुए संधारित्र की धारिता को बढ़ा दी जाती है। दूसरा प्लेट क्या करता है, विभव को कम करता है, जिसके कारण ज्यादा आवेश को इकट्ठा करेगा, ज्यादा आवेश को इकट्ठा करेगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं पहली प्लेट के विभव को कम करना अर्थात संधारित्र की धारिता को बढ़ाने का काम किसका होता है, दूसरी प्लेट का। ओके, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्या है, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर, गोला है, ओके, इतने कूलम आवेश दिया गया, चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, चालक का C की वैल्यू निकालते हैं, मतलब धारिता की वैल्यू। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। R आपको देख के रखा है 9 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, Q की वैल्यू आपको दी गई है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो C बराबर हमको पता है, C इक्वल्स टू क्या होता है गोले के लिए 4πε0 × R। तो ये 1/4πε0 कोई वैल्यू हो जाती है, क्योंकि 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁻9, तो 4πε0 क्या हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा, मतलब 1/9 × 10⁻9। और R की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻2। ये हो जाएगा 9 से 9 खत्म, तो ये हो जाएगा 10⁻11 फैराड। ठीक बात। अब अपने को क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर U इक्वल्स टू याद होगा ½ CV²। इसको याद हम नॉर्मली रखते हैं, अब जिसकी जरूरत होगी उसको निकाल लेंगे। यहां पे C तो पता है लेकिन V नहीं पता है, तो V को बदल लेते हैं किस में, Q के टर्म में। तो अपने को पता है C इक्वल्स टू क्या होता है Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। इसको रख लेते हैं यहाँ पे 1/2 C और V बराबर Q/C का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 C²। C² कहां से, 1/2 C × Q²/C²। ये स्क्वायर ये C साफ, मतलब 1/2 Q²/C। फॉर्मूला ऑलरेडी पीछे डिराइव भी किए हैं, यदि याद है तो फटाक से रखिए, अदरवाइज नहीं याद है तो थोड़ा सा याद रखिए कैसे बदलते हैं इसको। तो 1/2 × Q², Q की वैल्यू 4 × 10⁻6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कितनी है 10⁻11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16/2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻11। ये हो जाएगा 8 × 10⁻12 प्लस 11, तो 8 × 10⁻1 मतलब 0.8 जूल। तो एनर्जी इक्वल्स टू, ठीक है, आसान था। सबसे पहले क्या निकाल लिए, कैपेसिटेंस निकाल लिए, धारिता निकाल लिए, उसके बाद हमने क्या किया, U का फॉर्मूला लगाया ½ CV², उससे तो बनने से रहा। तो हमको क्या नहीं पता है, V नहीं पता है, तो V को हमने किसके आवेश के टर्म में बदल लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है ½ Q²/C, ऑलरेडी याद है तो डायरेक्ट पुट कीजिए, सबकी वैल्यू पुट, आंसर निकल गया 0.8 जूल। सही है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, 2015 ही तक पहुंचे अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्या है, दो संधारित्र की धारिता C1 C2 इसके पार्श्वबद्ध मतलब समांतर एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाए।
तो समानांतर क्रम की बात करें तो कैसे जोड़ा जाता है, कुछ ऐसा। इसको सीधा रखा जाए ऐसा। ये हो गया कौन सा अपना समानांतर क्रम में। और उसके बाद हम आप जाते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, और यदि चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दीजिए। पैरेलल के लिए क्या होता है, Cp इक्वल्स टू होता है C1 प्लस C2, और इसके सीरीज के लिए होता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसका नाम रख देते हैं C1, इसका नाम रख देते हैं C2, इसका नाम रख देते हैं C1, इसका नाम रख देते हैं C2। श्रेणी क्रम के लिए यही होता है, समांतर क्रम के लिए यही फॉर्मूला होता है, याद है सबको। तो 2013 की कहानी। 2014 धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा समविभव तल को परिभाषित करे। ये कब पूछा, 2013 में पूछा। तो हम लोग को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ऑलरेडी चैप्टर 1 वाले में भी पूछे हुए हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन आवेश को पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपल से ऑलरेडी जानते हैं, E इक्वल्स टू F/Q0। चैप्टर 1 में भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, कई बार फॉर्मूला भी यूज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे किसके लिए बोल रहा है, धारावाही चालक के लिए। तो आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अंदर में क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन किसी विद्युत धारावाही चालक के अंदर, चालक के अंदर शून्य होता है, लेकिन विद्युत धारावाही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। मतलब कोई चालक है तो जब तक उसे करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब तक उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जो ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उस केस के लिए अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू V/L का। तो कह सकते हैं आवेशित चालक के अंदर, आवेशित चालक मतलब सिंपल सा जिसमें अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। सीधा सीधा यहां चालक लिखते तो ज्यादा अच्छा था, या कह सकते हैं आवेशित चालक भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। आवेशित चालक के अंदर भी विद्युत क्षेत्र थोड़ी ना रहता है, जब तक आप एक्सटर्नल यूज नहीं करोगे। तो आवेशित चालक के अंदर भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। लेकिन विद्युत धारावाही चालक, यदि धारा प्रवाहित होगी तो प्रवाहित तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन चलेगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा कब, जब विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। तो उसके लिए E इक्वल्स टू V/L का फंडा याद रखना है। ओके, अब V यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर L क्या होता है, चालक की लंबाई। और धारावाही चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या कहा जाता है, जीरो होता है। अंदर तो विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रहेगा तब तो इलेक्ट्रॉन चलेगा। लेकिन चालक के बाहर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो ध्यान में रखेंगे 2013 की कहानी। अब क्या है, समविभव पृष्ठ, नाम जैसा वैसा ही काम है। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पृष्ठ या एक ऐसी सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, शून्य हो। यदि किसी आवेश को किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आप लेके जाओगे तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक है, तो सिंपल से कह सकते हैं समविभव पृष्ठ कहिए या समविभव तल कहिए। तो समविभव तल क्या होता है, वह तल या पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तथा ये भी याद रखेंगे कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से, जैसे ये डॉट डॉट वाला जो दिख रहा है ये समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ ये है, तीसरा समविभव पृष्ठ ये है। तो किसी एक समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को यदि आप लेके जाते हो तो उस टाइम में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। तो कैसे, ऐसे V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। तो W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। यहाँ भी पोटेंशियल वही, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जीरो। इसलिए ये जीरो इंटू क्यू मतलब जीरो। ये भी याद रखेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे भी हुए ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो वहां पे समविभव पृष्ठ क्लियरली बोला है या नहीं बोला ध्यान में नहीं है, लेकिन वहां पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है कि आपको समविभव पृष्ठ रहेगा, उस पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि लेके आप जाओगे तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए जीरो इंटू क्यू मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये उम्मीद करते हैं आगे चलने के। नेक्स्ट कह रहा है बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता 2012 में। ओके,
तो सबसे पहले देखते हैं कौन सीरीज कौन पैरेलल में है। अब देखो ये तीनों जो अपना है, तीनों कैसे है, सीरीज में है। तो अपन पूरे को जैसे का तैसा बना लेते हैं, 1 2 और ये अपना यहां से और यहां तक की कहानी खत्म। 1 2 3 1 2 और ये तीनों को हमने एक बनाया। तो इस तीनों को हमने एक बनाया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, मान लो रख दिया C1। ठीक है, अब C1 की वैल्यू क्या होगी, तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है तो C1 1/C1 इज इक्वल टू 1 कितना 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 3/3 मतलब 1। तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो ये कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब देखा जाए ये C1 वाला और ये जो 2 माइक्रोफैराड वाला है, 2 माइक्रोफैराड वाला वो कैसे जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आते हैं, अब इस दोनों को एक बना देते हैं, लो और यहां ऐसा 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 और इन दोनों के बीच में एक लगा हुआ है और ये जो था ये दोनों को जगह पे एक को लगाएंगे और इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम चलिए हम रख देते हैं C2। अभी सबसे पहले किसको पकड़े थे उसका डायग्राम तो बना दिए थे, इसका भी अभी इस दोनों को लेके, ये दोनों किसमें है अभी पैरेलल में है, तो उसका नाम हमने क्या रखा, इस दोनों को मिला के जो बनाया उसका नाम C2 रखे और इस तीनों को जो मिला के बनाए थे उसका नाम हमने क्या रखा था C1 रखा था। ओके, तो यहां से यदि हम बात करें तो C2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो C2 चूंकि ये दोनों कैसे पैरेलल में है तो C2 इक्वल्स टू क्या होता है दिस प्लस दिस मतलब 2 + 1 मतलब 3 माइक्रोफैराड। अब इसी कहानी खत्म। अब ये और ये तीनों कैसे दिख रहा है, ये तीनों का तीनों आपको दिख रहा है किसमें सीरीज में। तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये भी कितना आया 3 और ये भी कितना है 3। तो स्टेप 3 में आ जाते हैं। अब इस तीनों को हटा के एक बहादुर को लगाते हैं, और इस तीनों के जगह पे, किस तीनों के जगह पे, इस तीनों के जगह पे हम एक को लगाते हैं, इसका नाम रख देते हैं C3 और ये हमारा वही वाला है C3 वाला, इसका नाम C3। अब C3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तीनों कैसे हैं सीरीज में जुड़ा हुआ है तो सीरीज वाले को कैसे जोड़ते हैं 1/C3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 3/3 मतलब 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइक्रोफैराड। अब ये इसके साथ किसके साथ, ये कितना है 2 का है, 2 के साथ कैसे जुड़ा हुआ है पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो स्टेप 4 में जगह ही खत्म हो गया। स्टेप 4 में इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे पैरेलल में, पैरेलल का ऑलरेडी पता ही है क्या होता है C1 + C2। तो डायरेक्ट हम फिगर बनाते हैं, कहानी आप लिख लीजिएगा और इस दोनों को हटा के एक सिंगल बंदा बनाएंगे, वो कितना हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना चलिए C4 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइक्रोफैराड। और C4 इक्वल्स टू सिंपल सा लिखते हैं C4 इक्वल्स टू 2 + 1 मतलब 3 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों कैसे दिख रहा है, तीनों के तीनों सीरीज में है। तो स्टेप 5 में बात करें सीरीज में है, इसके कितनी वैल्यू है 3, इसकी 3। तो ये एक बंदा बनता और यही हमारा क्या कहलाता है C इक्विवेलेंट। और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाता 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, थोड़ा सा पहले थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता था तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये तो फिर भी काफी आसान है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें यही नहीं पता चलता है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल में है। तो इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सीरीज पैरेलल की कहानी खासकर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों में रहता है। ओके, तो 2012 की कहानी
नेक्स्ट, बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच। अब इसमें कुछ पता चले तब तो कि कौन सीरीज कौन पैरेलल में है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। तो ए से दिख रहा है कितने लोग गए हैं, 3 लोग। ए से 3 लोग गए हैं, तो इसको थोड़ा सा प्यार से बनाएंगे। तो ए निकला, यहां से एक निकाले और यहां से क्या है 2 कैपेसिटर निकाले। ए से चला एक बंदा, ये अपना ए, ठीक है, और ये भी अपना पॉइंट ए ही कहलाएगा। तो यहां से हमने 2 को रखा जो सी पे जाके मिल रहा है, तो मतलब एक कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये, और ये दोनों जाके किससे मिल गया, सी वाले पॉइंट से। ओके, और ये चारों की कहानी खत्म। ये बंदा चला, ये अपना पॉइंट चलो डी मान लेते हैं, और ये पॉइंट सी, और इसके बीच में तो कुछ दिया ही नहीं है। अब इस साइड से क्या है, इसको थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं। इसको ऐसे लेके चलते हैं जिससे और क्लियरिटी दिखेगी। अब यहां से एक बंदा चला है, ओके, ऐसा सीधा सीधी, और ये जाके किससे मिल गया है, ये सीधे जाके किससे मिल गया, बी से। और बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा देते हैं यहां पे। अब देखिए ये ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में एक, ए और डी के बीच में एक, ए और डी के बीच में एक, और डी से सी के बीच में, डी के सी के बीच में एक, और यहां से देखा जाए इस ए और इस सी के बीच में 2, इस ए और इस सी के बीच में ये नीचे वाला दोनों, तो सारे के सारे तो सी ही है, ये भी सी है और ये भी सी ही है, और सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में एक। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा, बना पाएंगे। अब इसमें देखो, भले उसमें ना दिख रहा हो, इसमें अब दिखना शुरू हो गया कौन सीरीज कौन पैरेलल में है। तो अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो स्टेप 1 में इसको सॉल्व करेंगे, सीरीज में रहेगा तो ये क्या बन जाएगा अपनी कहानी में कुछ ऐसा। इस दोनों की जगह पे एक बंदे को लगाते हैं, सीरीज के लिए क्या होता है 1/c + 1/c मतलब c/2, ये अपना क्या हो जाता है c/2, और नीचे वाला भी बंदा c और c का सीरीज है तो c/2, ऐसे ये गया ऐसा ऐसा, और नीचे का जैसा था। अब ये दोनों कैसे है पैरेलल में, तो स्टेप 2 की बात करें तो दोनों का पैरेलल जोड़ेंगे तो c/2 + c/2 क्या होता है c। तो यहां से ये बंदा बनेगा वापस से ऐसा, ये बन जाएगा c, और ये बाहर वाला जो c था वो तो है ही जस का तस, और ये बाहर जो इस साइड से था वो अपना। अब ये भी c ये भी c, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो स्टेप 3 की बात करें तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा c/2, और ये अपना ऑलरेडी c है। अब ये दोनों कैसे है पैरेलल जुड़े हुए, तो c/2 + c। तो इस दोनों का यदि स्टेप लास्ट में जाते स्टेप 4 में, तो इसका एक इक्विवेलेंट आता, वो किसके बराबर था c/2 + c, मतलब कह सकते हैं 3c/2। आंसर क्या हो जाता है 3c/2। किसके बीच में, ये a। थोड़ा सा आराम से सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से बनेगा। और इतना तो पक्का है कि आप लोग जहां भी पढ़ रहे होंगे सब जगह आपको इसका प्रैक्टिस जोर शोर से करवाया गया होगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3c/2। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये दोनों कैसे है सीरीज में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो c/2, ये दोनों भी सीरीज में है तो ये भी हो जाएगा c/2। अब ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ेंगे c/2 + c/2 = c, और ये जैसा का तैसा, और नीचे वाला c तो था ही। अब ये दोनों अपना सीरीज में आ गया तो सीरीज में जोड़ेंगे तो c/2 आ जाएगा, नीचे वाला c। अब ये दोनों पैरेलल में है तो जोड़ेंगे तो 3c/2। अब जोड़ना तो आपको आता ही है। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज के लिए होता है 1/cs = क्या होता है 1/c1 + 1/c2, और पैरेलल के लिए होता है अपना c1 + c2। जितना रहेगा उतना आप लोग यूज करेंगे।
तो चलिए ये हो गया 2011 की कहानी 3C/2 के साथ। नेक्स्ट कह रहा है वैन डी ग्राफ जनरेटर का बेल्ट क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। वो विद्युत रोधी पदार्थ का इसलिए बना होता है कि आवेश जब उस बेल्ट के ऊपर जाए तो वो विद्युत मतलब फैले नहीं। ठीक है, विद्युत यदि सुचालक होगा तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा फैल जाएगा। विद्युत रोधी होने के कारण क्या होगा, फैलेगा नहीं। तो कह सकते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर के बेल्ट का विद्युत रोधी पदार्थ का बना होने के कारण बेल्ट द्वारा लिया गया आवेश बेल्ट पर फैलता नहीं है बल्कि स्थानांतरित होता है। बेल्ट के साथ आवेश नुकीले चालक के पास पहुंच जाता है। जैसे यहां से आवेश चला तो ये क्या होगा, ये नुकीला चालक है तो यहां से वापस से सरफेस के ऊपर आ जाएगा। यदि ये नहीं रहता चालक मतलब कह सकते हैं विद्युत रोधी पदार्थ का नहीं बना होता तो आवेश क्या होता, पूरे बेल्ट पे फैल जाता। एक पॉइंट पे तो मिलता नहीं तो कैसे उसको वापस लेता। यदि बेल्ट सुचालक पदार्थ का होता तो यह पूरे बेल्ट पर फैल जाता और क्रिया प्रणाली सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर और भी डिटेल है 5 मार्क्स वाले में, तो उसको जाकर देखेंगे। तो ये हो गई 2009 की कहानी। 1 मार्क्स से पूछा था तो अब जब भी पूछेगा 2 मार्क्स में ही पूछेगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं 2 मार्क्स के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा रहा। ठीक है, तो जितना अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, आप भावनाओं को समझिए। ओके, तो आप जैसे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ चलो शेयर किया गया, तो लगता है कि हाँ चलो सब्सक्राइबर बढ़ा तो अच्छा लगता है कि चलो लोगों को इंटरेस्ट है तो काम करने में भी इंटरेस्ट आता है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।